हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज की हमारी क्लास यूपी टेट 2026 साइंस पेपर 2 की मॉक टेस्ट की तीसरी क्लास है। इसके पहले की दो क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं, जहां पे हमने साइंस के एग्जैक्ट उसी तरीके के प्रश्नों की प्रैक्टिस की है जैसा कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपने पिछली मॉक टेस्ट की क्लासेस नहीं देखी है अभी तक, तो आप उनको जाके जरूर देखिएगा। एक तो आपके प्रश्नों की प्रैक्टिस होगी और दूसरा उस प्रश्न से और कैसे रिलेट करके प्रश्न आ सकते हैं उसकी भी जानकारी आपको मिलती जाएगी। तो वो क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको जाके जरूर देखिएगा। बाकी आज की क्लास में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बिल्कुल नए और एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही आपको कॉमेंट करके ये बताना है कि आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करते जरूर चलिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पानी के अंदर वायु का बुलबुला डैश डैश की तरह कार्य करता है। उत्तल लेंस की तरह, अवतल दर्पण की तरह, समतल उत्तल लेंस की तरह या फिर अवतल लेंस की तरह। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, हम पहले की प्रैक्टिस सेट की क्लासेस में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन की प्रकृति क्या होती है, यानी कहाँ पे हम वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे निर्मित होगा और प्रतिबिंब का नेचर कैसा होगा, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है, वो भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ा है। तो मैं यहाँ पे आपको दर्पण नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पे एक बार मैं आपका लेंस से संबंधित कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तल लेंस के बारे में। किसके बारे में? उत्तल लेंस के बारे में। यहाँ पे भी हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, एक उत्तल लेंस है। अब ये क्या है, ये है इसका ऑप्टिकल एक्सिस। क्या है? ऑप्टिकल एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम जो गोला बनाएंगे, गोला बनाएंगे किसके लिए? वस्तु के लिए। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। और जो चौकोर बनाएंगे, चौकोर किसके लिए बनाएंगे? तो ये इमेज के लिए यानी प्रतिबिंब के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट है, यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे है फोकस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र यानी पोल हो जाएगा। ये लेंस है तो यहाँ पे दो फोकस होगा यानी F2 होगा, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे और दो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, हम वस्तु को रखते हैं अनंत पे। मान लेते हैं एक नंबर की वस्तु कहाँ पे रखते हैं, अनंत पे। तो हम अनंत पे वस्तु को रखना स्टार्ट करते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस के पास से बनना स्टार्ट होता है। तो इसका प्रतिबिंब जाके कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब जाके बनेगा फोकस पे। दूसरे हम वस्तु को रखते हैं अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। जितना ही वस्तु दर्पण के या लेंस के पास आती जाएगी, प्रतिबिंब उतना ही दूर जाता जाएगा। तो दूसरे हम वस्तु को कहाँ रखें, अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो दूसरी वस्तु भी जो प्रतिबिंब है वो भी एक स्टेप खिसक जाएगी। कहाँ पे पहुंच जाएगी, ये पहुंच जाएगी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये दूसरा प्रतिबिंब है। तीसरे वस्तु को हम रखें कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। तो तीसरा प्रतिबिंब भी कहाँ पे बन जाएगा, ये बन जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर में। चौथे वस्तु को हम कहाँ पे रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये चौथी वस्तु है तो चौथा प्रतिबिंब भी कहाँ पहुंच जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में। ये चौथा प्रतिबिंब पहुंचा। पांचवें वस्तु को हम रखें कहाँ पे, फोकस में। तो पांचवा प्रतिबिंब कहाँ पे पहुंच जाएगा, पांचवा प्रतिबिंब अनंत पे। यानी अनंत पे हम वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब फोकस पे बना, और फोकस पे हम वस्तु को रखें तो जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ पे बना, वो बना अनंत पे। अब जो छठे नंबर की वस्तु है उसको हम रखते हैं प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। तो जब प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में हम प्रतिबिंब वस्तु को रखेंगे तो यहाँ पे तो अनंत तक प्रतिबिंब बन चुका है। अब इससे आगे प्रतिबिंब जा नहीं सकता है, इसीलिए प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाएगा, जिस तरफ वस्तु रखी जाती है उसी तरफ कहीं पे भी ये छठे नंबर का प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखिए इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो जो फोकस पे प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब कैसा होता है, सबसे छोटा होता है। कैसा होता है, सबसे छोटा प्रतिबिंब होता है। जो दूसरे नंबर का प्रतिबिंब बनता है ये छोटा तो होता है लेकिन सबसे छोटा नहीं होता। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्रतिबिंब बनता है ये प्रतिबिंब कैसा होता है, बराबर होता है। कैसा होता है, बराबर। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर में यानी वक्रता केंद्र पे अगर हम वस्तु को रखते हैं और वक्रता केंद्र पे ही प्रतिबिंब बने तो कैसा प्रतिबिंब होगा, वस्तु के बराबर होगा। अब जो पांचवें नंबर का प्रतिबिंब होता है यानी अनंत पे बनने वाला प्रतिबिंब, ये कैसा प्रतिबिंब होता है, सबसे बड़ा प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है, सबसे बड़ा प्रतिबिंब होता है। और जो चौथे नंबर का प्रतिबिंब होता है ये वस्तु से तो बड़ा होता है लेकिन सबसे बड़ा नहीं होता है।
ठीक है। अब ये जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, जितने भी प्रतिबिंब ये बने होते हैं, ये सारे प्रतिबिंब कैसे होते हैं? ये सारे प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। और कैसे होते हैं? उल्टा होते हैं। बाकी साइज तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि छोटा प्रतिबिंब भी बनता है, बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब भी बनता है। कुल मिला के जो कॉन्वेक्स लेंस है, यानी जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, कौन सा? अवतल दर्पण, ये सेम इमेज फॉर्मेशन की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। अगर आपने अवतल दर्पण पढ़ा है तो सेम टू सेम उत्तल लेंस में भी ऐसे ही प्रतिबिंब बनेगी। अगर हम फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रखते हैं तब ये जो प्रतिबिंब बनती है ये वस्तु के साइड ही बन जाती है। तो ये बस प्रतिबिंब कैसी होती है? आभासी होती है। कैसी प्रतिबिंब होती है? आभासी होती है। और ये प्रतिबिंब कैसी होती है? सीधी होती है। अब यहाँ पे पूछा है कि पानी के अंदर वायु का बुलबुला किसकी तरह कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पे अपवर्तनांक का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? अपवर्तनांक का। अब अपवर्तनांक का कैसे? मान लीजिए जैसे ये पानी का बुलबुला है। अब पानी का बुलबुला है तो जो बाहर का पानी है, क्या है? जो बाहर का पानी है इसका अपवर्तनांक कैसा होगा? इसका अपवर्तनांक अधिक होगा। लेकिन जो अंदर की एयर है, अंदर की एयर का अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। तो अपवर्तनांक में अंतर है। तो इस स्थिति में जो बुलबुला होता है, बुलबुला क्या कर देता है? बुलबुला अब प्रकाश की किरणों को डाइवर्ज कर देता है। क्या करता है? बुलबुला प्रकाश की किरण को डाइवर्ज कर देता है, यानी अपसारित करता है। अब प्रकाश की किरणों का अपसारित करने का गुण किसका होता है? तो अवतल लेंस का होता है। किसका होता है? अवतल लेंस का होता है। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि ये प्रतिबिंब कैसे बनाता है। सेम टू सेम उत्तल दर्पण जैसे बनाता है। ठीक है, सेम टू सेम कैसे बनाता है? उत्तल दर्पण जैसे। देखिए अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि जो अवतल लेंस होता है ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? डाइवर्ज करता है, अपसारित करता है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो उत्तल लेंस होता है ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, तो ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? अभिसारित या कन्वर्ज करने का काम करता है। क्या करता है? कन्वर्ज करने का काम करता है। इसलिए उत्तल लेंस कन्वर्जिंग नेचर का होता है, जबकि जो अवतल लेंस होता है वो कैसा होता है? डाइवर्जिंग नेचर का होता है। अब हम पढ़ते हैं अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये है अवतल लेंस। सेम टू सेम ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा और ये क्या होगा? ये है ऑप्टिकल एक्सिस। क्या है? ऑप्टिकल एक्सिस। यहाँ पे भी इनफाइनाइट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है। सेम टू सेम F2 होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 होगा और इनफाइनाइट होगा। यहाँ पे भी हम वस्तु को गोल से जो रखेंगे वो वस्तु को रखेंगे और चौकोर से किसको बनाएंगे? प्रतिबिंब को बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, अगर हम अनंत पे किसी वस्तु को रखते हैं, यानी अगर हम अनंत पे किसी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? जाके फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब? वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा फोकस पे। कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। और अनंत के अलावा अगर हम कहीं पे भी वस्तु को रखते हैं, अनंत के अलावा अगर हम कहीं पे भी वस्तु को रखते हैं तो सारे के सारे इमेजेस जो बनेंगे वो कहाँ पे बनेंगे? फोकस और प्रकाशिक केंद्र यानी पोल के बीच में ही बनेंगे। कहाँ बनेंगे? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ही बनेंगे। और अवतल लेंस में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? छोटे बनते हैं और आभासी बनते हैं। कैसे बनते हैं? छोटे, आभासी बनते हैं और साथ ही साथ कैसे बनते हैं? सीधे प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि उत्तल लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं और अवतल लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब आपके लेंस से और दर्पण से एक सिंगल प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस हैं। इन संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? गैस तथा द्रव दोनों में श्यानता का गुण समान होता है। सभी अवस्थाओं में अनियमित गति होती है। गैस बिना द्रव अवस्था के ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं हो सकता है। ठोस तथा द्रव दोनों में बाष्प दाब का गुण जो होता है वो क्या होता है? समान होता है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए क्या आंसर होगा? तो देखिए 3 अवस्थाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना, ये सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल पास होते हैं, इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है जिसको हम शॉर्ट में IMF बोलते हैं, अंतर अणुक बल जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। लिक्विड के अणु थोड़े दूर होते हैं तो इसमें सॉलिड से कम अंतर अणुक बल होता है और गैस के पार्टिकल और दूर होते हैं तो इसमें अंतर अणुक बल
सबसे कम होता है। अगर स्पेस की बात करें कि पार्टिकल के बीच में स्पेस सबसे कम किस में होता है, तो सॉलिड में, फिर बीच में किस में होता है, लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा जो स्पेस होता है अणुओं के मध्य, जिसको हम अंतर आणविक स्पेस बोलते हैं, किस में होता है, गैसेस में होता है। अब यहाँ पे हम गति की बात करें, किससे, गति की। यहाँ पे गति के संदर्भ में प्रश्न पूछा है, तो देखिए जो गति होगी, अब देखिए इसके जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं बहुत पास पास होते हैं, तो जब इसको टेम्परेचर दिया जाएगा तो ये अपनी ही जगह पे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। क्या करेंगे, वाइब्रेशन शो करेंगे। इनके पार्टिकल्स में मोशन नहीं होगा, गति नहीं होगी। जबकि जो लिक्विड है, द्रव है, इसके कण एक दूसरे के सापेक्ष बिल्कुल स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। लेकिन जो गैस के कण हैं ये तो अनियमित गति शो करेंगे। क्या करेंगे, अनियमित गति शो करते हैं। क्या करते हैं, अनियमित गति शो करते हैं। अब हम आते हैं ऑप्शन पे, तो गैस तथा द्रव दोनों में श्यानता का गुण समान होता है। क्या बताइए, दोनों में श्यानता का गुण समान होता है। श्यानता मतलब क्या होता है, श्यानता मतलब होता है, विस्कोसिटी मतलब ये होता है कि द्रव के बहने का गुण, यानी कौन कितने आसानी से बह सकता है। तो क्या द्रव और गैस सेम आसानी से बह सकते हैं? गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इसमें श्यानता का गुण बहुत कम होता है, जबकि द्रव में गैस की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे समान तो नहीं होगा, तो इस प्रश्न का ये क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। गैस बिना द्रव अवस्था के ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं हो सकता है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, जिसको हम निक्षेपण बोलते हैं, डिपोजिशन बोला जाता है। ठोस तथा द्रव दोनों में वाष्प दाब का गुण समान होता है, ये भी बिल्कुल क्या है, गलत है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। सभी अवस्थाओं में अनियमित गति होती है, यानी एक फिक्स गति नहीं होती है, सभी में क्या रहती है, अनियमित गति, रैंडम गति होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस उत्पन्न करता है, रेटिना के पीछे ऊर्ध्वाधर सीधा प्रतिबिंब, रेटिना पर एक वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब, रेटिना पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, रेटिना के सामने ऊर्ध्वाधर सीधा प्रतिबिंब। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जो नेत्र लेंस होता है, यानी हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है, हमारी आंखों में उत्तल लेंस होता है। और अभी हमने उत्तल लेंस के इमेज फॉर्मेशन की प्रक्रिया पढ़ी है, जिसमें हमने ये देखा है कि जो उत्तल लेंस होता है ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और वास्तविक के अलावा कैसे प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अगर हम बात करें नेत्र लेंस की, अब क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है ये छोटा भी प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा भी प्रतिबिंब बनाता है, और बराबर भी प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन अगर हम नेत्र लेंस की बात करें कि हमारी आंखों में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हमारी आंखों में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, और साथ ही साथ कैसा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि हमारी आंखों में उत्तल लेंस, जो हमारी आंखें हैं इसमें जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, वास्तविक सीधा नहीं होगा, कैसा होगा, उल्टा सीधा नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रेटिना पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और साथ ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर नहीं है जो ध्रुव पर है, विषुवत रेखा पर ध्रुवों की अपेक्षा अधिक है, ध्रुवों पर विषुवत रेखा की अपेक्षा अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर पृथ्वी की बात करिए तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या होती है, पूरी तरीके से गोल ना होके थोड़ी सी क्या होती है, चपटी होती है। क्या होती है, पूरी तरीके से गोल नहीं होती है, थोड़ी सी चपटी होती है। एक मिनट, ये स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाएगा, पेन ही नहीं काम कर रहा, ठीक है। अब थोड़ी से चपटी होने की वजह से, तो देखिए ये क्या है, सेंटर हो जाएगा। मान लीजिए ये क्या है, इक्वेटर है, तो यहाँ पे देखिए सेंटर से इक्वेटर के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, यानी केंद्र से लेके पृथ्वी के इक्वेटर के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और जब दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो घूर्णन का प्रभाव भी अधिक होगा, घूर्णन का प्रभाव अधिक होगा तो जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है यह इक्वेटर पे कितना होता है, कम होता है। इक्वेटर पे क्या होता है, कम। आप वैसे भी ये चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे ही पृथ्वी से दूरी बढ़ती जाएगी तो पृथ्वी से दूरी बढ़ने पे जो गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स लग रहा वो क्या हो जाएगा, कम। अब देखिए जो ध्रुव है, ध्रुव से जो केंद्र की दूरी है ये कम है, जो ध्रुव है पोल से केंद्र की दूरी कम है, तो पोल से केंद्र की दूरी कम है तो जो घूर्णन का प्रभाव है वो भी क्या होगा, कम होगा, या लगभग शून्य होगा। और घूर्णन का प्रभाव शून्य होगा तो जो जी का मान है यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो ध्रुव पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ध्रुवों पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, ज्यादा होता है, जबकि इक्वेटर पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि ध्रुवों पर विषुवत रेखा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, अधिक होता है। अगला प्रश्न है,
कीट भक्षी पौधे निम्न में से किसके लिए कीटों का भक्षण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के लिए, वसा के लिए, प्रोटीन के लिए या फिर खनिज लवण के लिए? तो देखिए इसमें कहीं कहीं पे देखिए प्रोटीन आंसर मिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करूँ तो एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है कि जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, कीट भक्षी पौधे में कौन से आते हैं? पिचर प्लांट आ जाता है। कौन सा प्लांट आता है? पिचर प्लांट आ जाएगा। अब पिचर प्लांट के अलावा जो वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप भी किसमें आता है? कीट भक्षी में आता है। अब जो कीट भक्षी पौधे होते हैं ना, ये सामान्यतः उस जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, यानी दलदली वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब नाइट्रोजन की कमी होने की वजह से ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। अब जब कीटों का भक्षण करेंगे, कीटों का भक्षण करके उसका पाचन करते हैं, तो पाचन करने का इनका मुख्य उद्देश्य ही यही होता है, मेन एम ही यही होता है कि ये क्या करें? नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकें। क्योंकि ये जहाँ पे उगते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये नाइट्रोजन, खनिज लवण में भी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। क्योंकि जैसे कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट तो ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की कमी इससे इनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं, यानी कीटों को पकड़ते हैं, उसका डाइजेशन करते हैं और नाइट्रोजन जैसे जो खनिज तत्व होते हैं उनको प्राप्त करते हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 तो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये जीवित और मृत के बीच की जो सीमा रेखा है वो होते हैं, यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का ये कड़ी होते हैं। बताइए क्या ये होता है? ये वनस्पति एवं जंतु की सीमा रेखा पर होते हैं। ये फूल देने वाले व फूल न देने वाले वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, ना तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ना तो ये जीवित और मृत के बीच की कड़ी होते हैं, ना ये वनस्पति और जंतु के बीच की कड़ी होते हैं, ना ये फूल देने वाले और फूल ना देने वाले वनस्पति की बीच की कड़ी होते हैं। लेकिन जीवित और मृत के बीच की कड़ी क्या होता है, और फूल देने वाले और न देने वाले बीच की जो कड़ी होती है, ये किसको कहते हैं? ये आपको कमेंट में बताना है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई है नहीं, यानी बैक्टीरिया के लिए इसमें से कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है। लेकिन बैक्टीरिया होता क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया जो होता है वो बैक्टीरिया होता क्या है? तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर सूक्ष्म जीव होता है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। और एक कोशिकीय होने के साथ साथ ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, यानी इसमें प्रोकैरियोटिक होने का मतलब ये होता है कि इसमें जो वास्तविक न्यूक्लियस होता है, वास्तविक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसमें क्या होता है? वास्तविक केंद्रक या वास्तविक न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता है। और बैक्टीरिया को हम नेकेड आइज से देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन जब, हाँ एक चीज याद रखिएगा, जब प्रजनन विधि पूछी जाती है ना, तब ये पूछा जाता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये किस मेथड के द्वारा प्रजनन करते हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना है द्विखंडन विधि। किस विधि के द्वारा? द्विखंडन विधि के द्वारा बैक्टीरिया क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए लाभदायक होते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी बैक्टीरिया के बारे में। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है? वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा होता है, वस्तु से छोटा व सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है व उल्टा होता है, या वस्तु के बराबर होता है व सीधा होता है? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अभी हमने उत्तल लेंस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सेम टू सेम इसमें रेटिना में हमने बात की है कि रेटिना में प्रतिबिंब कैसा बनता है। क्योंकि हमारी आंखों में उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है, तो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है, साथ ही वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के साथ साथ एक ऐसा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अब वस्तु, वह वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा होता है। बताइए क्या जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब हमारी आंखों में बनता है? क्या ऐसा है? नहीं, छोटा प्रतिबिंब बनता है पर संपूर्ण बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा जरूर बनता है, पर कैसे बनता है? संपूर्ण प्रतिबिंब बनता है। साथ ही साथ उल्टा प्रतिबिंब बनता है, बाद में ब्रेन इसको क्या करता है? सीधा करके हमको दिखाने का काम करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा और कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है,
दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 2, 3, 4 या फिर अनंत। इसको भी हम कल शायद पढ़े हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग थी। मेरा मतलब क्वेश्चन लाने का मकसद ये है, ये जो लाइट टॉपिक के जो मैं लाइट टॉपिक आपको ज़्यादा डीप में पढ़ा रही हूँ, ये आपको ये बता रही हूँ कि इस टॉपिक से लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक जैसे दर्पण है, लेंस है, प्रतिबिंबों का निर्माण है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इससे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। साथ ही दृष्टि दोष और नेत्र को आपको भी अच्छे से पढ़ के जाना है, उससे भी प्रश्न आपके बहुत बनते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि दो समतल दर्पण को हम 90 डिग्री के कोण पे रखते हैं, तो जो प्रतिबिंबों की संख्या है वो कितनी होगी? तो हमने पढ़ा था कि जो प्रतिबिंबों की संख्या है, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है n = 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे n हमको निकालना है, 360 डिग्री है ही है, थीटा का मान कितना दिया है? थीटा का मान दिया है 90 डिग्री। कितना दिया है? 90 डिग्री। माइनस ये 1 हो जाएगा, तो जब 90 से 360 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के क्या आ जाएगा? 3। यानी अगर हम दो समतल दर्पण को हम 90 डिग्री कोण पे रखते हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 3। और अगर 60 डिग्री पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? 5। और अगर 45 डिग्री पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? 7। और अगर हम 0 डिग्री पे रखते हैं, यानी समानांतर रख देते हैं, ये रखे और ये रखे, तब प्रतिबिंब कितने बनेंगे? तो तब प्रतिबिंब बनेंगे अनंत। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कहलाती है? स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता, धात्विक या फिर अधात्विक? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जब भी हम किसी जल को उबालें और उबालने से उसकी जो कठोरता दूर हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अस्थायी कठोरता। कैसी कठोरता बोलते हैं? अस्थायी कठोरता बोलते हैं। अब देखिए, पानी में दो प्रकार की कठोरता होती है, एक होती है अस्थायी कठोरता और एक होती है स्थायी कठोरता। अब जो स्थायी कठोरता है, स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट एवं क्लोराइड के कारण होती है। किसके कारण होती है? सल्फेट या फिर क्लोराइड के कारण होती है। अब सल्फेट और क्लोराइड के कारण स्थायी कठोरता होती है, तो इसमें जब हम उबालते हैं पानी को तो उबालने से ये कठोरता दूर नहीं होती है। जबकि जो अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। किसके कारण होती है? बाइकार्बोनेट के कारण होती है। बाइकार्बोनेट के कारण होने की वजह से इसको अगर हम उबालते हैं इस पानी को तो उबालने से जल की कठोरता क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। तो आई होप आपको स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता समझ में आ गया होगा। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगला प्रश्न है, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? प्रकृति में क्षारीय होते हैं, प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, या प्रकृति में अम्लीय होते हैं? बताइए, जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड ये जल में घुल के क्या बनाते हैं और इनकी प्रकृति कैसी होती है? देखिए, जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं जब ये जल में विलय होते हैं, यानी जल में जो घुलते हैं, तो जल में घुलने के बाद ये क्या करते हैं? एसिड का निर्माण करते हैं, यानी अम्ल का निर्माण करते हैं। इसीलिए जो इनकी अधातु के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है ना, वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? कार्बोनिक अम्ल H2CO3 का बना देगा। उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी के साथ घुलेगा तो ये क्या बना देगा? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कर देगा। तो कुल मिला के जो अधातु हैं ये जब जल के साथ विलय होते हैं तो ये क्या करते हैं? एसिड का निर्माण करते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। वहीं पे अगर क्षार की बात की जाए तो क्षारीय प्रकृति किसकी होती है? तो क्षारीय प्रकृति धातु के ऑक्साइड की होती है। किसकी होती है? धातु के ऑक्साइड की होती है। एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होते हैं? तो उभयधर्मी, और अगर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं या फिर जिंक के ऑक्साइड हैं तब वो कैसे होंगे? तब वो उभयधर्मी होंगे। बाकी यहाँ पे बोला है कि अधातु के ऑक्साइड के बारे में पूछा है, तो अधातु के ऑक्साइड कैसे क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। जब ये अम्ल बनाते हैं तो अम्ल लाल लिटमस को नीला नहीं करता, अम्ल बल्कि क्या करता है? नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करने का काम करता है। तो इसीलिए ये तीनों ऑप्शन क्या होंगे? इनकरेक्ट। जबकि जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
किस बल के कारण मथे जाने पर दूध से मक्खन निकलता है? अपकेंद्र बल, घर्षण बल, ससंजक बल, रसाकर्षण बल। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले आप ये बताइए घर्षण बल क्या होता है? तो जब भी दो सतहों के बीच में जो बल लगता है और वो बल कैसा लगता है? गति का विरोध करने वाला बल होता है। कैसा वो बल होता है? गति का विरोध करने वाला बल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? घर्षण बल। जैसे जो हम चल पाते हैं ना, या गाड़ियों में ब्रेक लगाए जाते हैं, वो किसके कारण लगाए जाते हैं? वो घर्षण बल के कारण ही लगते हैं। जैसे हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जो घर्षण बल होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। दूसरा है यानी तीसरा है क्या है? ससंजक बल। ससंजक बल क्या होता है? जो समान अणुओं के बीच बल लगता है। समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ससंजक बल। और इसके अलावा जो भिन्न भिन्न अणुओं के बीच लगता है, यानी असमान अणुओं के बीच बल लगता है, असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं असंजक बल। क्या बोलते हैं? असंजक बल कहा जाता है। ठीक है, बाकी और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल क्या होता है? अपकेंद्र बल जो दूध और दही को हम मथते हैं ना, तो उससे जो मक्खन अलग होता है ना, वो किसके कारण होता है? अपकेंद्र बल के कारण होता है। और अपकेंद्र बल ये केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल है। क्या है? ये केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य घटक है MgCl2, CaCO3, Na2CO3 या फिर AlOH का होल थ्राइस। बताइए, एक डॉक्टर है जो कि एसिडिटी पेट में कैसे होती है? जैसे पेट में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एसिडिटी। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए या बैलेंस करने के लिए या निष्क्रिय करने के लिए किसी न किसी एंटा एसिड की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? एंटा एसिड की जरूरत होगी, जो कि इसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो यहाँ पे जो AlOH का होल थ्राइज ये जो होता है, ये क्या होता है? एक तरीके का एंटा एसिड का काम करता है। इसीलिए पेट की अति अम्लता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बाकी यहाँ पे जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये इसका उपयोग एंटा एसिड के रूप में नहीं किया जाता। हालांकि कुछ हद तक CaCO3 यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका एंटा एसिड के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन आपके ऑफिशियल आंसर की में ये ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट आंसर माना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर तल में बहने वाली धारा क्षैतिज पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर जाने वाली है। यदि एक क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र दाहिनी ओर कार्यरत है, तब तार के ऊपर लगने वाला बल क्षैतिज तल में कैसा होगा? हमसे विपरीत होगा, हमारी ओर होगा, बाईं ओर होगा या फिर दाईं ओर होगा? देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक हिंट दे देती हूँ कि ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से संबंधित प्रश्न है। और मैं आपको विद ट्रिक बता चुकी हूँ कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर बता रही हूँ कि हमारी ओर होगा। बाकी आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ना है, तो आप प्रैक्टिस सेट की क्लासेस हैं, आप इनको जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है। मैंने SBI से करके FBI आपको बताया था ट्रिक, और एक IVF से करके बताया था आपको IBF। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ के नियम की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। तो आप प्रैक्टिस सेट की क्लासेस से जाके इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पौधे की पत्तियां दिन में सूर्य के तेज प्रकाश में मुरझा सी जाती हैं, लेकिन रात में वो पुनः स्वस्थ हो जाती हैं। तो इसका कारण क्या है? रात्रि में पौधे सो जाते हैं, रात में श्वसन की दर बढ़ जाती है, रात में तापक्रम जो होता है वो घट जाता है, तथा जल अवशोषण की मात्रा बढ़ जाती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो दिन में मुरझा सी जाती हैं और रात को फिर खिली खिली सी हो जाती हैं। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है बाष्पोत्सर्जन। क्या है इसका कारण? बाष्पोत्सर्जन। देखिए, बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? बाष्पोत्सर्जन में वाटर लॉस होता है। क्या होता है? इसमें वाटर लॉस होता है, यानी पानी की कमी होती है। तो दिन के समय तापक्रम ज़्यादा होता है, यानी सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होता है, और तापक्रम ज़्यादा होने की वजह से ट्रांसपायरेशन यानी बाष्पोत्सर्जन का रेट क्या होता है? बढ़ जाता है। बाष्पोत्सर्जन बहुत अधिक होगा। अब बाष्पोत्सर्जन अधिक होने की वजह से वाटर लॉस ज़्यादा होता है। वाटर लॉस ज़्यादा होता है, इसलिए दिन के समय जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? मुरझा जाती हैं। लेकिन रात के समय क्या होता है? एक तो बाष्पोत्सर्जन कम हो जाएगा, तापक्रम कम रहेगा, तो बाष्पोत्सर्जन बहुत कम हो जाएगा। और बाष्पोत्सर्जन कम होने के अलावा जो जड़ होते हैं ना, जड़ क्या करती हैं? जल का अवशोषण अधिक करती हैं।
जो जल अवशोषण की क्रिया है ये क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी फिर से क्या होगा, जो तने हैं इनमें पानी भर जाएगा और पत्तियां खिली खिली सी हो जाएंगी। तो बाष्पोत्सर्जन ही मेन रीजन है पत्तियों के मुरझाने या फिर खिले होने का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रात में तापक्रम घट जाता है तथा जल अवशोषण की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए जो रात को पौधे हैं वो ज्यादा स्वस्थ हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतलों में रखते हैं क्योंकि सूर्य प्रकाश में यह नमी को अवशोषित करता है, ऑक्सीकृत होकर विषैला पदार्थ देता है, CO2 से क्रिया करता है, आसानी से बाष्पित हो जाता है। जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। इसको हम भूरी बोतल में या गहरे रंग डार्क रंग की बोतल में रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, क्लोरोफॉर्म जब भी ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ऑक्सीजन से क्रिया करता है और यानी ऑक्सीकरण करता है और ऑक्सीकरण होने के बाद एक विषैली गैस का निर्माण करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फॉस्जीन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्जीन। एक मिनट, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं फॉस्जीन। फॉस्जीन का एक बहुत विषैली गैस ये होती है, इसका निर्माण ये करता है। इसीलिए जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, इसको हम डार्क कलर गहरे रंग की बोतल में रखते हैं या भूरे रंग की बोतल में रखते हैं, ताकि जो प्रकाश है इसके अंदर तक ना पहुंच सके और ऑक्सीकरण की इसमें क्रिया ना हो, ताकि जो फॉस्जीन है यानी विषैली गैस है इसका निर्माण ना हो सके। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड कि ऑक्सीकृत होकर विषैला पदार्थ बना देता है, इसीलिए क्लोरोफॉर्म को भूरी कलर की बोतल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न बहुत बड़ा है लेकिन इसका आंसर छोटा है, बस आपको समझना है कि एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से वापस लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपने सोने की चूड़ियां देती है, जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियां तो चमक जाती हैं पर उनके भार में काफी कमी आ जाती है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है, यानी ये जो सुनार है कौन सा ऐसा घोल का प्रयोग किया है जिससे जो गहने हैं वो गहने चमक जाते हैं। तो देखिए इसको आपने कई बार पढ़ा होगा, क्या किस नाम से पढ़ा होगा, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, जो एक्वारेजिया होता है ना, एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है। जब हम इन दोनों को 3:1 के अनुपात में मिलाएंगे तब जाके एक्वारेजिया का निर्माण होता है। देखिए जो ये एक्वारेजिया का घोल होता है, जब इसमें हम सोने के आभूषणों को डालते हैं तो ये क्या करता है, उनकी एक लेयर को ही हटा देता है। जब लेयर को हटा देगा तो यानी सोने की एक लेयर क्या चली जाती है, पानी में चली जाती है, यानी जो घोल होता है उसमें चली जाती है। तो जब ऊपर की गंदी परत चली जाएगी तो सोने के आभूषण तो चमक उठेंगे, लेकिन आभूषण चमकने के चमक तो उठेंगे, लेकिन जो उनका आभूषण का भार है, भार क्या हो जाता है, भार कम हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि गहनों को कभी भी साफ नहीं करवाना चाहिए, साफ करवाएंगे तो उसमें भार में आपको बहुत ज़्यादा कमी आएगी। अब देखिए जो सांद्र HCl है ना, ये अकेले सोने को पिघला सकता, घोल सकता, और ना ही जो HNO3 है ये भी अकेले सोने को नहीं घोल सकता। इसलिए इन दोनों को 3:1 के अनुपात में मिक्सचर बनाते हैं, जिसको हम एक्वारेजिया बोलते हैं, जो कि सोने को साफ करने का काम करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है क्या कहलाता है, कठोर जल, मृदु जल, भारी जल या फिर समुद्री जल। तो देखिए भारी जल क्या होता है, D2O, जो कि मंदक के रूप में कार्य करता है। समुद्री जल क्या होता है, समुद्री जल में लवणता अधिक होती है, यानी इसमें नमक अधिक होता है। लवणता अधिक होने की वजह से इसको हम कठोर जल कह सकते हैं। अब जो कठोर जल होता है उसमें साबुन न झाग देता है और ना ही रगड़ने से अच्छे से घुलता है, ठीक है। तो कठोर जल ये तो झाग नहीं देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड मृदु जल। यानी मृदु जल वो होता है जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से और अधिक झाग देता है। कैसा देता है, अधिक झाग देता है। अब जो मृदु जल होते हैं यानी जो सॉफ्ट वाटर होता है, प्योर वाटर होता है, सॉफ्ट वाटर में कैल्शियम के और मैग्नीशियम के आयन बहुत कम होते हैं, क्योंकि यही तो पानी को कठोर बनाते हैं। इनके आयन बहुत कम होते हैं, इसीलिए सॉफ्ट वाटर अच्छा होता है और साबुन के साथ अच्छे से शीघ्र झाग देता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांच में किस यौगिक को मिश्रित करने से नीले रंग का कांच प्राप्त होता है, क्रोमिक ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड। तो देखिए क्रोमिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Cr2O3। जब इसको हम कांच के साथ मिक्स करेंगे ना तो ये किस रंग का देगा, ये हरा रंग देगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 ये कांच के साथ प्रयुक्त होने पे कैसा रंग देता है, बैगनी रंग देता है या फिर रंगहीन रहता है। या तो बैगनी रंग देगा
देगा या तो रंगहीन देगा। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe2O3। इसके साथ जब हम कांच को मिश्रित करते हैं या मिलाते हैं तो ये भूरा या फिर पीला रंग देता है, भूरा या पीला रंग देता है। जबकि जो कोबाल्ट ऑक्साइड है, कोबाल्ट ऑक्साइड कोबाल्ट और ऑक्साइड, जब इसके साथ हम कांच को मिक्स करते हैं तो ये किस रंग का कांच देता है? ये नीले रंग का कांच देता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य आर्द्रता व नमी गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण क्या है? अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है या फिर आर्द्रता के कारण पसीना नहीं आता है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए बोला है कि जब जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में नमी रहती है तो जो इंसान है उसको ज़्यादा गर्मी लगती है। देखिए जो बरसात का मौसम है ना, शुरू का जो बरसात का मौसम है उस टाइम पे ज़्यादा चिपचिपा सा शरीर रहता है और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसका कारण क्या है? तो देखिए जो पसीना चलता है ना, पसीना क्या करता है? पसीना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। यानी ये जो शरीर की ऊष्मा है, शरीर की ऊष्मा को क्या कर देता है? वाष्पित कर देता है, जिससे जो हमारा शरीर होता है वो ठंडा बना रहता है। यानी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम पसीना करता है। लेकिन जब नमी रहेगी यानी एटमॉस्फेयर में आर्द्रता रहेगी तो उस टाइम पे जो पसीना है ये बाष्पीकृत नहीं होगा। जब पसीना बाष्पित नहीं होगा तो जो बॉडी की ऊष्मा है वो इवेपोरेट होके नहीं जाएगी। तो इसमें क्या रहेगी? बॉडी में गर्माहट बनी रहेगी। इसीलिए पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, इसीलिए मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी का अनुभव करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों को कार्बन किस रूप में प्राप्त होता है? कार्बोनेट के रूप में, CO2 के रूप में, कार्बन तत्व के रूप में या फिर कार्बन अणु के रूप में? तो देखिए जो पौधों को कार्बन प्राप्त होता है ना, वो जब पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उस दौरान प्राप्त होता है। तो जब जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो एटमॉस्फेयर जो वाटर है, वाटर क्या करता है? रिएक्ट करते हैं यानी मिलते हैं और मिलके क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। साथ ही ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं जो कि सनलाइट के प्रेजेंट में और क्लोरोफिल के उपस्थिति में होता है। अब जो ये CO2 है यानी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी का कार्बन पौधों के लिए क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। साथ ही कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन के अलावा ये क्या करता है? फैट यानी वसा का निर्माण करता है। तो जो पौधे होते हैं ना, पौधे जो कार्बन प्राप्त करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त करते हैं, ना कि कार्बोनेट के रूप में। एक आध आपको जगह आपको कार्बोनेट के रूप में आंसर मिलेगा लेकिन वो करेक्ट आंसर नहीं है। आप क्लास 10th की NCERT उठा के देखिए, लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है वहां पे क्लियरली लिखा है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन का प्राप्त करते हैं, कार्बन को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न है, उपधातुओं को आवर्त सारणी में कहाँ स्थान प्रदान किया गया है? सबसे बाईं ओर, सबसे दाईं ओर, सबसे नीचे या फिर धातुओं एवं अधातुओं के बीच में? तो उपधातु कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं आवर्त सारणी में? धातु और अधातु के बीच में प्रेजेंट होती हैं। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का प्रज्वलन किस तरह की अपक्रिया है? संश्लेषण प्रतिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया या फिर प्रकाश रासायनिक अपक्रिया? तो सबसे पहले आप बताइए यह संश्लेषण अपक्रिया क्या होती है? इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, जहां पे दो रिएक्टेंट मिलते हैं और दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। वहीं पे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है? तो यहाँ पे क्या होता है? ऊष्मा निकलती है। तो जिस भी क्रिया में ऊष्मा निकले उसको हम क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी क्या होती है? जहां पे ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। जिस भी क्रिया में ऊष्मा अवशोषित की जाए वो ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। और प्रकाश रासायनिक यानी फोटोकेमिकल अपक्रिया क्या होती है? जो कि प्रकाश के प्रेजेंस में हो, जो कि लाइट के उपस्थित में हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक अपक्रिया बोलते हैं। बाकी मोमबत्ती का प्रज्वलन किस तरह की अपक्रिया है? तो ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, चुंबकीय गुणधर्मों के आधार पर ऑक्सीजन का संबंध किससे है? चुंबकीय पदार्थों से, लौह चुंबकीय पदार्थों से, अनुचुंबकीय पदार्थों से या फिर प्रतिचुंबकीय पदार्थों से? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, यानी कुल मिला के इनसे स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है।
इनसे स्थायी चुंबक हम आसानी से बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है, ये क्या हो जाएंगे, ये लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जिनको हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएं तो ये क्या करें, थोड़ा आकर्षित हों, क्या हो, थोड़ा आकर्षित हों। जो ऑक्सीजन होता है ना, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा आकर्षित हों। जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन का संबंध किससे होता है, अनुचुंबकीय पदार्थों से होता है। बाकी प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जिनको हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो ये कैसे होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, इससे स्थायी चुंबक बिल्कुल भी नहीं बनाए जा सकते। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न है, यदि गेंद को ऊपर यानी ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहेगा, त्वरण, गति, स्थितिज ऊर्जा या फिर दूरी। बताइए क्या अपरिवर्तित रहेगा, यानी क्या नहीं बदलेगा। तो मान लीजिए क्या है, ये ऊंचाई है, एक छत है, इस छत से हम क्या करते हैं, गेंद को फेंकते हैं। या फिर मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति क्या करता है, ऊपर की ओर एक गेंद को फेंकता है। तो इसका क्या, ऐसे कौन सी चीज है जो कि नहीं बदलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गति की। बताइए क्या गति नहीं बदलेगी, तो गति लगातार बदलती है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, फिर ऊपर जैसे ही जाता जाएगा तो इसकी स्पीड घटती जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, जाके 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और जहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड होगा वहीं से वस्तु जो है, यानी जो गेंद है, वो क्या होगी, गिरना स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गिरना स्टार्ट हो जाएगी। तो कुल मिला के जो गति है, गति क्या है, बदल रही है। शीर्ष बिंदु पे जाके, टिप पे जाके जो गति होती है वो 0 हो जाती है, और इसकी स्थितिज ऊर्जा भी क्या होती है, ये भी बदलती है। ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा भी बदल जाती है। जो टिप पॉइंट है, ये शीर्ष बिंदु है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा एकदम क्या होगी, पीक पे होगी, यानी बहुत ज्यादा होगी, और गतिज ऊर्जा सबसे कम होगी। तो स्थितिज ऊर्जा भी बदल रही है। दूरी भी समय के साथ बदलती है, लेकिन त्वरण कभी नहीं बदलता। जो गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड ही होता है, इसका मान ये नहीं बदलता। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु एक सतह पर खिसकती है तो उनकी गति का विरोध करने वाला बल कौन सा है, अभिकेंद्रीय बल, घर्षण बल, अपकेंद्रीय बल या फिर जड़त्व। अभी अभी हमने घर्षण बल के बारे में पढ़ा है, जो कि सतह पर, जो सतह पे दो सतहों के बीच गति का विरोध करने वाला जो बल होता है, कौन सा बल होता है, घर्षण बल होता है। बाकी अपकेंद्रीय बल क्या होता है, केंद्र की ओर लगने वाला बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल होता है। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, केंद्र से बाहर लगने वाला बल केंद्रीय बल होता है। जड़त्व क्या होता है, तो जड़त्व किसी भी वस्तु का वो गुण होता है, या वो उसकी क्या होती है, मेन क्वालिटी होती है, जिसके कारण वो क्या करता है, अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, वो क्या है, स्टेबल कंडीशन में है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो वो स्थिर रहना चाहेगी, रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। और अगर कोई वस्तु है वो समान गति से गति कर रही, मोशन में है, तो उसी तरीके से गति करना चाहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। और न्यूटन के जो गति का प्रथम नियम है, वो जड़त्व को बताता है। जो जड़त्व होता है ना, ये भी 2 प्रकार का होता है, एक गति का जड़त्व होता है और एक क्या होता है, विराम का जड़त्व होता है। तो जड़त्व कुल मिला के क्या होता है कि अगर वो अपनी जो पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन है, उस पे अगर कोई परिवर्तन हो रहा तो उसका अगर वो विरोध कर रहा तो उसको हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है। तो ये रही आज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, जहां पे हमने प्रश्नों को भी पढ़ा और बहुत सारे हमने कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा। शुरू में हमने पूरा उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में पढ़ लिया है, जिससे कि प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो ये जितने भी मॉक टेस्ट की क्लासेस चल रही हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रश्नों की प्रैक्टिस होगी, और दूसरा आपको सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन पे नहीं भागना है कि हम इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलना है। क्योंकि एग्जैक्ट प्रश्न ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट यही लैंग्वेज, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएंगे, पर हाँ, इस तरीके से प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको प्रश्नों को समझना है, ना कि आंसर लगा के दूसरों प्रश्न में जाना है, ठीक है। बाकी आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी क्लासेस अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।